आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को कब श्रेणी क्रम में और कब समांतर क्रम में संयोजन करना चाहिए या फिर जोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के लिए क्रमशः दो चित्र बना लेते हैं सेलों का। तो दोस्तों मैंने सेलों का संयोजन बना लिया है। एक में मैंने लिखा है श्रेणी क्रम, एक है समांतर क्रम। आप देखकर समझ सकते हैं कि कौन सा श्रेणी कौन समांतर। ठीक है, ये श्रेणी क्रम है। ये बड़ा प्लेट जो रहता है वो धनात्मक को दर्शाता है और छोटा प्लेट ऋणात्मक को दर्शाता है। अगर ऋणात्मक धनात्मक से संलग्न है, दूसरा ऋणात्मक तीसरे के धनात्मक से संलग्न है, तो इस तरीके से जो बनता है वो होता है श्रेणी क्रम। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा संयोजन है, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। और ये संयोजन कौन सा है, ये संयोजन में आप देख रहे हैं कि ये जो धनात्मक यानी कि बड़े प्लेट है सेलों के, वो सभी एक जगह संलग्न है और जो ऋणात्मक है छोटे प्लेट, वो सभी एक जगह संलग्न है। तो ये जो संयोजन है ये है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, अब हमको प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न की इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमको धारा प्राप्त करने के लिए बोला गया है, अधिकतम धारा। अगर मैं इतना करके छोड़ दूं तो यहाँ पर धारा प्राप्त कितनी होगी, 0। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बाह्य प्रतिरोध लगाया ही नहीं है और परिपथ क्या है, खुला है, पूर्ण नहीं है। तो परिपथ पूर्ण नहीं होगी तो धारा तो बहेगी ही नहीं। तो हमको पहले परिपथ पूर्ण करना पड़ेगा। परिपथ पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, हम एक प्रतिरोध लगाएंगे बाहर। ठीक है, उसके लिए मैं एक पूर्ण परिपथ बना लेता हूँ दोनों जगहों पर, दोनों संयोजन पर। ये बना लिया मैंने श्रेणी क्रम के लिए और ये बनाता हूँ मैं समांतर क्रम संयोजन के लिए, जहाँ पर मुझे एक प्रतिरोध लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रतिरोध का मान मैं क्या मानूंगा, इस प्रतिरोध का मान मैं मानूंगा कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r मुझे आंतरिक प्रतिरोध का मान मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रतिरोध बाह्य जोड़ देता हूँ। ये जो प्रतिरोध है ये लोड प्रतिरोध है, जिसके अंदर से होकर धारा बहेगी इस प्रतिरोध के मुताबिक, इस प्रतिरोध के मान के हिसाब से धारा बहेगी। ठीक है दोस्तों, ये R और ये वही प्रतिरोध R समान। ठीक है, क्योंकि हमको धारा समान चाहिए या फिर अधिकतम चाहिए हम बोल सकते हैं, तो हमको तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हम बाह्य प्रतिरोध समान रखेंगे। ठीक, अब सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए पूछा गया है, तो प्रश्नानुसार हमको समान सेल लेना पड़ेगा। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल हम क्या मान लेते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी प्रत्येक सेल एप्सिलॉन है। आंतरिक प्रतिरोध का मान प्रत्येक सेल के लिए स्मॉल r हम मान लेते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है दोस्तों, अब हमको जो जो मानना था हमने अभी मान लिया। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो आगे हल करके बताते हैं कि किसमें धारा का मान अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ ओम के नियम का पालन होगा दोस्तों। तो फिर ओम के नियम से हम क्या समझते हैं कि जो धारा होती है, यहाँ पर लिख देते हैं ओम का नियम। धारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध का अनुपात होता है दोस्तों। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध करूंगा तो धारा का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझको धारा का मान दोनों में निकालना पड़ेगा, पहले श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में धारा का हम क्या लिखते हैं, हम दर्शा देते हैं श्रेणी क्रम के लिए धारा IS। ठीक है, और इसके लिए विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, चूंकि श्रेणी क्रम पे है तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का योग होगा, क्योंकि इसके विपरीत प्लेट है वो एक दूसरे से संलग्न है दोस्तों। ये धन है तो ये ऋण है, और ये ऋण दूसरे सेल के धन से संलग्न है, दूसरे सेल का ऋण तीसरे सेल के धन सिरे से संलग्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो तीनों विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, मैंने समझने के लिए 3 बनाया है, लेकिन हमको श्रेणी क्रम बोला है तो जरूरी नहीं कि हम 3 ही रखेंगे। ठीक है, हम n नंबर रख सकते हैं। ठीक है, हम मानते कि n संख्या में हमने रखे हुए हैं। तो विद्युत वाहक बल कितने हो जाएंगे, 3 रखा तो 3 गुना होता, n रखा हूं तो n गुना एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, नीचे प्रतिरोध लिखना है, तो प्रतिरोध क्या होगा, एक बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कितना रहेगा, मैं जितने भी लगा दूं श्रेणी क्रम पर सेल, बाह्य प्रतिरोध मुझे एक ही चाहिए, तो R लिख देंगे। और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, इनके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएंगे,
श्रेणी क्रम में कैसे? क्योंकि धारा बहने की दिशा ये है, ठीक। तो धारा यहाँ से भी आगे बढ़ेगी, यहाँ से भी कुछ इस दिशा पर आगे बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये श्रेणी क्रम पर है, ठीक। तो श्रेणी क्रम पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिरोधों का योग करते हैं। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र तो आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं आपको श्रेणी क्रम के लिए सूत्र। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध को हम अगर RES से प्रदर्शित करें तो ये क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। चूंकि हम आंतरिक प्रतिरोध के लिए कर रहे हैं तुल्य प्रतिरोध, तो हम स्मॉल r लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्मॉल r बराबर स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3, कहाँ तक, जितनी संख्या में हमने सेल लगाया, हमने तो n संख्या माना हुआ है ना, तो हम इसको Rn लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तुल्य प्रतिरोध के लिए, आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया। तो ये यहाँ पर जुड़ेगा, RES लिख सकते हैं इसको, श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है वो। अब इसको मैं RES का मान रखकर आगे बढ़ता हूँ, तो RES क्या हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, इसको नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमको RES का मान आगे भी निकालना है। मैंने 3 माना हुआ है तो 3R लिख सकता हूँ, लेकिन N माना है तो NR लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से RES का मान क्या आ जाएगा, N गुना R, यानी कि जितनी संख्या में मैंने सेल ली है उतनी संख्या से गुना करूंगा आंतरिक प्रतिरोध का। तो IS का मान क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, IS का मान N गुना एप्सिलॉन बटे R धन RES का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, NR, ठीक। तो ये आ गया हमारा समीकरण धारा के मान के लिए। किसके लिए, ऊपर देखते हैं श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब हम समांतर क्रम के लिए निकालते हैं। तो समांतर क्रम के लिए भी यही सूत्र रहेगा धारा का, बशर्ते मैं धारा को IS की जगह IP से दर्शाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये समांतर क्रम है, ठीक है दोस्तों। तो IP का मान हम निकालते हैं। IP के मान के लिए विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, चूंकि समांतर क्रम पे है अतः कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो तीनों के योग के बराबर नहीं होगा, वो श्रेणी क्रम में होता था। समांतर क्रम पे आप देख रहे हैं कि ये भी धनात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो ये एप्सिलॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मान बढ़ेगा नहीं, उभयनिष्ठ हो जाएगा। समांतर क्रम पे हम जानते हैं ना कि विभवांतर जो होता है उभयनिष्ठ होता है, ये विद्युत वाहक बल उभयनिष्ठ हो जाएगा। हम आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो ऊपर एप्सिलॉन ही लिखना पड़ेगा मुझे, चाहे मैं सेलों की संख्या 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 10 लगाऊं या जितने भी लगाऊं। मैंने n नंबर सोचे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ n नंबर यानी कि n संख्या के सेलों के लिए समांतर क्रम संयोजन में धारा निकाल रहे हैं। प्रतिरोध क्या आ जाएगा, बाह्य प्रतिरोध R है, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा, RE गुना यहाँ S लिखा था श्रेणी क्रम के लिए, यहाँ P लिखूंगा समांतर क्रम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो REP जो हमको ज्ञात करना है उसके लिए संयोजन कौन सा लगेगा, उसके लिए संयोजन लगेगा समांतर क्रम। यहाँ ये कौन सा संयोजन था, श्रेणी क्रम का, ठीक है। अब समांतर संयोजन लगाते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। समांतर क्रम, इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होता, ये धारिता नहीं, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। सभी प्रतिरोधों मतलब R1 धन R2 धन R3, ये सभी का व्युत्क्रम का योग होगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ तक, जितनी संख्या पर हमने सेल लगाया है उतनी संख्या तक आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो वहां तक, ठीक है। मैंने n संख्या माना हुआ है इसलिए Rn लिख दिया, ठीक। अब हम क्या जानते हैं, R1 R2 R3 सभी क्या है, समान सेल है, तो सभी के लिए R का मान समान होगा। तो इसको 1/R धन 1/R धन 1/R जितनी बार लिखेंगे उतनी बार का ऊपर गुना कर देंगे, n/R लिख सकते हैं। तो 1/REP बराबर n/R है, तो REP का मान क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम, n/R की जगह मैं R/n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने तुल्य प्रतिरोध का मान R/n निकाला, जिसका मान मैं ऊपर यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां से IP का मान निकालेंगे, IP बराबर क्या आ जाएगा, IP बराबर हमारा आ जाएगा विद्युत वाहक बल जो था एप्सिलॉन, नीचे पे R धन तुल्य प्रतिरोध क्या आया, आंतरिक प्रतिरोधों का R/n, जिसको आगे हम हल करेंगे दोस्तों,
तो इसका मान किस तरीके से लिख सकते हैं, आई पी बराबर ये क्या हो जाएगा, एन आर धन आर हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे, आपको लिख के दिखा देता हूँ, आर धन आर था बटे एन था, तो इसको पूरे के बटे एन लिख सकता हूँ क्या, पूरे के बटे एन लिखने के लिए ये आर के साथ एन गुना करना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, अब जो पूरे के बटे एन मैं लिख चुका हूँ उसको क्या करूंगा, उसको मैं यहाँ लाकर पक्षांतर करके ऊपर गुना कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ IP का भी मान निकाल लिए। अब IS का मान समीकरण 1 मान लेते हैं, IP का मान समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों समीकरणों की तुलना हमको करनी थी और देखना था कि किसका मान अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर दो स्थिति निर्मित होती है, ये निर्भर कर रहा है, एप्सिलॉन तो दोनों में समान है। ठीक है, यहाँ पर मान किस में परिवर्तन हो रहा है, n गुना एप्सिलॉन ऊपर भी है यहाँ भी है। ठीक, यहाँ मान परिवर्तन हो रहा है r में, क्योंकि यहाँ r था यहाँ nr था, कैपिटल R की बात की मैंने अभी, अब स्मॉल r की बात करते तो यहाँ nr था और यहाँ r था। ठीक है, तो दोनों के मान के हिसाब से तो दोनों का स्थिति देख लेते हैं। पहली स्थिति में क्या मानता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्थिति 1, यदि जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा है, जैसा कि हर बार होता है, इस बार हम मान रहे हैं। ठीक है, हमको दोनों स्थिति लेकर चलना है दोस्तों। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब देखते हैं हम, अगर यहाँ पर मैं मान कैपिटल R का बढ़ा दूं, यानी कि इसका मान बढ़ा दूं, ठीक है, तो इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, n गुना R का मान अधिक गति से बढ़ेगा, n गति से बढ़ेगा। ठीक, लेकिन इस पे क्या है, इस पे R का मान कम गति से बढ़ेगा, क्योंकि n जो है वो किसके साथ है, छोटे r के साथ है। तो ये फलस्वरूप R धन एन आर जो है वो छोटा हो जाएगा, किससे, एन आर धन आर से, क्योंकि R का मान अधिक है और अधिक वाले मान के साथ क्या कर रहा हूं मैं, n का गुना कर रहा हूं, तो और अधिक बना दिया मैं। ठीक है, उसी n का गुना मैं यहाँ पर किसके साथ कर रहा हूँ, स्मॉल r के साथ, तो अपेक्षाकृत क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये वाला प्रतिरोध क्या हो गया हमारा, छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये वाला प्रतिरोध बड़ा हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको मैं छोटा करूंगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, इसको मैं बड़ा करूंगा तो धारा का मान घट जाएगा, क्योंकि धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो फलस्वरूप क्या आ जाएगा, फलस्वरूप यहाँ पर लिख देंगे हम देख रहे हैं कि IS यानी कि श्रेणी क्रम के लिए धारा का मान अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि IS बड़ा है IP से, या फिर उसको ऐसा लिख दूंगा कि श्रेणी क्रम पे धारा का मान अधिकतम होगा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी स्थिति की भी बात कर लेते हैं। हमको प्रश्न में क्या पूछा गया है, कब श्रेणी क्रम तथा कब समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए ये। ठीक है, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हमने जो दो स्थिति बनाए थे उनमें से एक स्थिति हमने लिख दिया, श्रेणी क्रम में कब रखना चाहिए, अगर हमने अभी निकाला ना अधिकतम धारा श्रेणी क्रम में प्राप्त हो रहा है तो कब रखना चाहिए, अगर R जो है मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान बड़ा है तो। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कब, यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं स्थिति 2। अब पहली स्थिति में हमने जो किया उसके विपरीत हम दूसरी स्थिति में करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यदि आंतरिक जो प्रतिरोध है वो बड़ा हो जाए बाह्य प्रतिरोध के, तब क्या होगा, तब हम देखते हैं इसके विपरीत होगा। तब क्या हो जाएगा, हमने ये जो देखा हुआ था ना, इसके ये जो ये सिग्नेचर लग रहा था, ये वाला साइन लग रहा था, इसका उल्टा साइन लगेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, अभी हमने किया है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है वो बड़ा है बाह्य प्रतिरोध से। तो उस हिसाब से अगर हम देखें नीचे के पक्ष को, जो मैंने यहाँ पर नीले पेन से भी लिखा हुआ है, तो मैंने इसका मान बढ़ा दिया तो इसका n से गुना करूंगा तो मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर r का मान क्या है, कम है अपेक्षाकृत, तो r के मान को n के साथ गुणा करूंगा तो उतना ज्यादा इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है वो बड़ा हो जाएगा इसके अपेक्षाकृत। ठीक है, और ये हमने कहा लिखा हुआ है, समीकरण 1 में लिखा हुआ है, तो समीकरण 1 में प्रतिरोध बढ़ने से क्या हो जाएगा, धारा कम हो जाएगी। ठीक है, और समीकरण 2 में प्रतिरोध का मान अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, क्योंकि r जो है स्मॉल r वो बड़ा है, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है, और हमने n का गुना जो छोटा है जिसका मान कम है उसके साथ गुना किया हुआ है, तो फलस्वरूप प्रतिरोध इसके सापेक्ष घट जाएगा। इसके सापेक्ष घटने से क्या होगा, धारा भी इसके सापेक्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम पे है दोस्तों।
तो नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख सकते कि IP का मान बड़ा है, यानी कि जो हमारा धारा है IP पैरेलल वाली धारा यानी समांतर वाली धारा वो IS से बड़ी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक है तो समांतर क्रम में धारा का मान अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोनों स्थितियों के लिए ये बता दिया है और ये हमारा उत्तर है। प्रश्न की ओर जाकर हम देख सकते हैं कि कब समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और कब श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, दोनों का जवाब हमने नीचे दे दिया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।